हेलो एवरीवन, आई एम अविनीश शर्मा एंड वेलकम टू ई साइंस जोन द स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर नंबर सेकंड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कुछ स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन की इट इज़ द स्टडी of the absorption and emission of light and other radiation by matter as related to the dependence of wavelength of the radiation। कि हम absorption and emission of light की डिस्कस करते हैं जब वो मैटर के साथ में इंटरेक्ट होती है एंड द कंप्लीट प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी, जिसमें फर्स्ट टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड वन इज emission spectroscopy, third one is elastic spectroscopy, fourth one is impedance spectroscopy, fifth one is inelastic scattering, and sixth one is resonance and coherent spectroscopy। उसके बाद में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन होती है उसको स्टडी किया था कि हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली होती क्या है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन का न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्शन करवाती है और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल बाय रेजोनेटिक या रिकॉर्डिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब न्यूक्लियस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद में उसकी डिस्कवरी को देखा था हमने कि 1945 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी और 1952 के अंदर इसको नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद इसके अंदर जो रेंज होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ कंडीशंस थी जो स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई डिनोट करती है, जिसमें ऑड मास न्यूक्लियाई, इवन मास न्यूक्लियाई की हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमने डिस्कस किया था कि जब स्पिन अल्फा स्टेट टू बीटा स्टेट की तरफ मूव करती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। कि जब स्पिन की ट्रांजिशन होती है इस टाइप की ट्रांजिशन को हम एनएमआर ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ हमने इसके अंदर पॉइंट्स देखे थे कि कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए एक एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन और सिलेक्शन रूल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, अप फील्ड एंड डाउन फील्ड क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो ये एक बेसिक डायग्राम है एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। यहाँ पर एक सैंपल को रखा गया है और इसको मैग्नेटिक वायर से, मैग्नेटिक कॉइल से बाउंड किया गया है। ठीक है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया है और इसको कनेक्ट किया गया है आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर से। ठीक है, यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर का जो मेन रोल है वो रहता है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है उसको ये मेंटेन रखती है। उसके बाद में यहाँ से जो एब्जॉर्ब हुई रेडियो फ्रिक्वेंसी उसको यहाँ पे डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे प्रिंटर के थ्रू यहाँ पे डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक जो कंट्रोलर है वो जो मैग्नेट एक्सटर्नली हमने अप्लाई की है, मान लीजिए हमने बी नॉट स्ट्रेंथ की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो मैग्नेट कंट्रोलर है ये बी नॉट की जो वैल्यू है इसको कंट्रोल करता है कि कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि सैंपल होल्डर, तो ये एक ग्लास ट्यूब होती है 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसको मेनली ग्लासेस की जो इनएक्टिव हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ में इंटरेक्शन के बाद में इनएक्टिव हो, ऐसे ही ग्लास ट्यूब को इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक कॉइल्स जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट मैग्नेट, जो एक्सटर्नल मैग्नेट हम यूज करते हैं वो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट से दिखाई गई है, जो कि 60 to 100 मेगाहर्ट्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। उसके बाद में स्वीप जनरेटर जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद में रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर जो कि शॉर्ट इम्पल्स या शॉर्ट पल्स ऑफ रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। उसके बाद में रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कि जनरेट की जाती है आरएफ ट्रांसमीटर से।
उसके बाद में RF डिटेक्टर, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द अनएब्जॉर्ब्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी अनएब्जॉर्ब्ड रही है, जितनी हमने ट्रांसफर की थी, जितनी RF रेडियो फ्रिक्वेंसी हमने ट्रांसफर की थी, उसमें से कितनी हमें अनएब्जॉर्ब मिली है, उसको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद में रिकॉर्डर, जो कि NMR सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है RF डिटेक्टर के द्वारा। उसके बाद में जो रीड आउट या फिर लास्ट में हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंटर होता है, वो NMR सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके उसका एक टाइप से डायमेट्रिकली हमें शो देता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सिलेक्शन रूल की, कौन से मॉलिक्यूल या कौन से न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होते हैं, कौन से न्यूक्लियाई NMR इनएक्टिव होते हैं, ये हम कैसे पता चला सकते हैं। ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो इसको पता चलाने के लिए हमें इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का पता होना चाहिए, जो कि I से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसको हम क्वांटम केमिस्ट्री के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक मैथमेटिकल टर्म है। अगर हम इसको थ्योरेटिकली अगर हम पता चलाएं कि I की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कैसे करता है NMR एक्टिव और NMR इनएक्टिव, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम देखते हैं कि एटॉमिक जो न्यूक्लियाई है, उसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माने कि एटॉमिक मास ऑड नंबर में है एंड एटॉमिक नंबर भी ऑड नंबर में है, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन 1, जिसका मास नंबर भी 1 है एंड एटॉमिक नंबर भी 1 है। ठीक है। इसके अंदर एटॉमिक मास भी 1 ऑड नंबर में है एंड एटॉमिक नंबर भी ऑड नंबर में है। तो यहाँ पर हमें जो स्पिन देखने को मिलती है वो 1/2। इसका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो 1/2 के इक्वल देखने को पड़ेगी। ठीक है। जिसकी वैल्यू 1/2 या फिर इंटीग्रल नंबर के अंदर होती है, वे सभी न्यूक्लियाई NMR एक्टिव होते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोरॉन 5 एंड बोरॉन का जो मास नंबर है वो 11। तो ये भी एक NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, बिकॉज इसके अंदर ओड नंबर के ही अंदर इसका एटॉमिक मास है एंड ओड नंबर में इसका एटॉमिक न्यूक्लियर नंबर है। ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन हो कि ओड नंबर में इसका एटॉमिक मास हो एंड इवन नंबर के अंदर इसका एटॉमिक न्यूक्लियाई हो, ये भी एक NMR एक्टिव के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कार्बन 12 की, कार्बन का एटॉमिक, अगर हम आइसोटोप की बात करें कार्बन 13, अगर हम कार्बन 12 की बात करते हैं तो इसके अंदर इवन नंबर के अंदर ये हमें इसके एटॉमिक मास देखने को मिलता है, इवन नंबर में इसका एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन आइसोटोप की, कार्बन 13 की, तो इसके अंदर इसका जो मास नंबर होता है वो 13 होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मास नंबर 13 है तो यहाँ पे I की वैल्यू कुछ 0 से ज्यादा ही शो करेगा I। ठीक है। I शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वो कंडीशन रहती है तो वो एक NMR एक्टिव मॉलिक्यूल या फिर NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। अगर I की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में NMR एक्टिव वो नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कार्बन 13 की बात करें तो ये एक NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है। थर्ड कंडीशन कि इवन एटॉमिक मास हो एंड ओड एटॉमिक नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन, इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है लेकिन एटॉमिक मास 14 है, जो कि एक इवन है, लेकिन फिर भी ये एक NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, बिकॉज इसके अंदर I की वैल्यू है वो एक 0 के इक्वल नहीं है। लास्ट कंडीशन हम फॉलो करते हैं कि जब एटॉमिक मास इवन हो एंड एटॉमिक नंबर भी इवन हो। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16, ये दोनों एग्जाम्पल है जिसके अंदर इवन ही एटॉमिक नंबर है एंड इवन ही एटॉमिक मास है, जिसमें I की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो ये दोनों के दोनों हमारे NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद में अनदर पॉइंट इज सैंपल हैंडलिंग, कि हम सैंपल को कैसे लेते हैं। मेनली हम 0.5 ml ऑफ नीड लिक्विड या फिर 50 mg ऑफ लिक्विड और सॉलिड डिजोल्व इन 0.5 ml ऑफ ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट। ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट मतलब अगर हम नॉर्मली अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो वहां पे हम C2H5OH की बात करते हैं। लेकिन अगर ये ड्यूटरेटेड फॉर्म में है तो यहाँ पे हम
ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ड्यूटेरियम का यूज करेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप का। ठीक है, द सैंपल इज contained a glass tube of 5 mm outside diameter and 50 centimeter in length. The ideal solvent should be contain no proton. ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्रोटोन नहीं होने चाहिए। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए एंड इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट इसलिए होना चाहिए बिकॉज जब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है तो सोलवेंट के साथ में कुछ इंट्रैक्शन ना हो, सोलवेंट का कोई इफेक्ट ना पड़े अपने सैंपल है उसके ऊपर, इसलिए ये जो अपना लिक्विड होना चाहिए वो इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोफॉर्म डी या फिर हेक्सा ड्यूटेरो एसीटोन इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन की एब्सेंस होती है। इसका रीजन क्या होता है कि हम ड्यूटेरियम का यूज, बिकॉज इसके अंदर जो सिग्नल होता है, ड्यूटेरियम का जो सिग्नल होता है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम ड्यूटेरियम का यूज करते हैं और इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता विद द सैंपल। ठीक है, तो इस टाइप के लिक्विड का हम यूज करते हैं, इसमें प्रोटॉन एब्सेंट होते हैं, ड्यूटेरेटेड सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर या एनएमआर स्पेक्ट्रा की स्टडी के अंदर हेल्पफुल होते हैं कि व्हाट इज द शील्डिंग एंड व्हाट इज द डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट वन इज शील्डिंग, कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूक्लियाई को रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस न्यूक्लियाई के अराउंड वो रिवॉल्व या सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं और परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो H0 अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट होना स्टार्ट करेंगे और परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या होगा, जब सर्कुलेशन होगा चार्ज पार्टिकल का और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किएंगे। मान लीजिए हमने B0 या फिर H0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था और B प्राइम हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B प्राइम प्लस H0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, अगर जो हमारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लीजिए हमने अपर की तरफ H0 अप्लाई किया था। ठीक है, ये H0 हमने अपर की तरफ अप्लाई किया है और हमारा जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। सेकेंडरी मतलब जो न्यूक्लियस के द्वारा जनरेट किया गया है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाई हुआ B प्राइम। ठीक है, ये B प्राइम हमारा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो B प्राइम माइनस H0 के इक्वल होगी। हमारे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो B प्राइम माइनस H0 के इक्वल होगा, जिससे हमारा जो न्यूक्लियस है वो पहले के मुकाबले कम मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उसको हैंडल कर पाएगा। इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट काम करे, इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और सेकंड चीज कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या फिर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा H0 होता है उतना ही इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट होता है। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितना हमने एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। हायर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड जितनी ज्यादा हायर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी इतना ज्यादा वो सर्कुलेट करेंगे, जितना ज्यादा वो सर्कुलेट करेंगे उतना ज्यादा वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, और जितना ज्यादा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा उसके अंदर शील्डिंग होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एंड द अप्लाइड फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है सेकेंडरी फील्ड, या फिर एक टाइप से बोल सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड अप्लाइड फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है डीशील्डिंग। ठीक है, डीशील्डिंग में क्या होगा कि जैसे कि हमने बताया
कि हमने अपर की तरफ H नॉट को अप्लाई किया है एंड बी प्राइम इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अगर बी प्राइम अप्लाई होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं डी शिल्डिंग इफेक्ट, जो कि सेम डायरेक्शन में दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई होने से जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की सैंपल हैंडलिंग की, जिसके अंदर हम डी प्रोटोनेटेड या फिर ड्यूटरेटेड सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जिसका की कुछ कंडीशन होती है, उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए एंड इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डी, हेक्साड्यूटरेटेड एसीटोन, ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सॉल्वेंट्स के जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है कि शील्डिंग एंड डीशील्डिंग क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। तो शील्डिंग का मेनली रीजन ये होता है कि जब न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आने से जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे तो एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अप्लाई होता है, उसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो उससे होती है डी शील्डिंग, और अगर वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है तो उससे होती है शील्डिंग। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है अप फील्ड और डाउन फील्ड। इन दोनों का मेनली फंक्शन या फिर बोल सकते हैं इन टर्म का मीनिंग क्या है। इसको सिंपल सा याद रखने का एक फॉर्मूला है कि अप फील्ड होता है शील्ड या फिर शील्डेड न्यूक्लियाई में, अप फील्ड होता है वो होता है शील्डेड न्यूक्लियाई में, एंड डाउन फील्ड होता है, तो डाउन फील्ड न्यूक्लियाई होते हैं वो होता है डी शील्डेड में। जो डी शील्डेड न्यूक्लियाई होंगे वो डाउन फील्ड शो करेंगे, एंड जो शील्डेड न्यूक्लियाई होंगे वो अप फील्ड शो करेंगे। अब मेनली अप फील्ड एंड डाउन फील्ड होते क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि द टर्म अप फील्ड एंड डाउन फील्ड रेफर्स टू द लोअर एंड हायर एनर्जी ऑफ द सिग्नल रिस्पेक्टिवली, कि हमें जो सिग्नल्स मिलेंगे अप फील्ड के केस के अंदर लो मिलते हैं, डाउन फील्ड की कंडीशन के अंदर हाई मिलते हैं, ये इसके नेम से इंडिकेट होता है। ठीक है, लेकिन ये जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। इसका रीजन ये है कि दो टाइप की हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज CW एंड सेकंड वन इज FT। So फर्स्ट वन CW है, ये होती है कंटिन्यूअस वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड द सेकंड वन इज FT, ये होती है फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो कंटिन्यूअस वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर हमें क्या करते हैं कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया था, मान लीजिए हमने बी नॉट एक्सटर्नली अप्लाई किया है, बी नॉट हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस वेव के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रखते हैं। मान लीजिए हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन का यूज किया है तो हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, बट जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम वेरी करते हैं, उसको हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड या कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हमें सिग्नल्स की पीक देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, बट फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज करते रहते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट रखते हैं, एंड जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको हम चेंज करते रहते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस वेव के अंदर हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने डायग्राम के अंदर आपको ये दिखाया था कि यहाँ पे मैग्नेट कंट्रोलर है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल करता है कि कितनी टेस्ला की हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप फील्ड एंड डाउन फील्ड का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब जो शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बिकॉज कि जो शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को न्यूक्लियस तक जाने नहीं देंगे। ठीक है, वो एक दूसरे को उसको प्रोटेक्ट करेंगे
कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो न्यूक्लियस तक ना जाए। तो वहां तक हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचाने के लिए हायर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करना पड़ेगा तो हाई एनर्जी इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। तो शील्डेड प्रोटॉन अप फील्ड हाई एनर्जी के ऊपर हमें सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि जो शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे उसके अंदर, उसका जो शील्डेड का रीजन क्या था कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सर्कुलेट हो रहे हैं, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ज्यादा वो शील्डेड इफेक्ट को शो करता है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होंगे उतना ही जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है वो प्रोटेक्ट रहता है। उसकी प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और हाई एनर्जी पे जब हमें सिग्नल्स देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं अप फील्ड ट्रांजिशंस। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट डाउन फील्ड की कंडीशन में क्या होगा कि हमें बी नोट हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था। ठीक है, और इसके साथ में हमने देखा कि इसका खुद का एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिल रहा है। मान लीजिए ये एच प्राइम आया हमें हमारे साथ में, ये इसी की डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है। तो जितना हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया था उससे ज्यादा न्यूक्लियस के पास में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये डाउन फील्ड लो एनर्जी लेवल के ऊपर अपने ट्रांजिशन को शो करेगा। ठीक है, तो डीशिल्डेड जो प्रोटॉन्स होते हैं, डीशिल्डेड न्यूक्लियाई होती है, वो डाउन फील्ड लो एनर्जी लेवल के ऊपर अपना स्पीक देती है। एंड अप फील्ड जो शिल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, शिल्डेड प्रोटॉन्स या शिल्डेड न्यूक्लियाई होते हैं, वो हाई एनर्जी के ऊपर अपना पीक देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस वेव जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। ठीक है, एक के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम चेंज करते रहते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सेकंड, अगर हम देखें कि इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो करते हैं, तो अप फील्ड के अंदर लो फ्रीक्वेंसी रहती है एंड इलेक्ट्रॉन शील्डेड होते हैं। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रीजन रहता है एंड इलेक्ट्रॉन शील्डेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्काइल प्रोटॉन है, एल्काइलेटेड रीजन का प्रोटॉन है, वो डाउन फील्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एल्काइलेटेड जो प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं, और जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वहां पे शील्डिंग उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो कम रहा होगा न्यूक्लियस के साथ में, वैसे वैसे वहां पे डीशील्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और डाउन फील्ड की कंडीशन में हमें डीशील्डिंग देखने को मिलती है। और जितने ज्यादा हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स न्यूक्लियस के साथ में अटैच करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्ट करेंगे, वो उतना ज्यादा डीशील्डेड को या फिर डाउन फील्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH4 एंड एग्जाम्पल में लिया मैंने CH3F। ठीक है, तो यहाँ पे CH4 है वो अप फील्ड की तरफ अपना पीक शो करेंगे, बट जो CH3F है वो डाउन फील्ड की तरफ अपना पीक शो करेगा। इसका रीजन ये है कि जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जब न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो प्रोटॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो पहले के मुकाबले वीक हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो वीक होगा, तो उसी को हम डाउन फील्ड या फिर डीशील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ में या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्ट रहेंगे उतना ज्यादा उसके अंदर वो शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, और जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा उतना ही अप फील्ड डायरेक्शन की तरफ हमें पीक देखने को मिलती है। इसके अंदर यही एग्जांपल बताया गया है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम प्रोटॉन के साथ में अटैच करते हैं वो डी शील्डिंग या फिर डाउन फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी रीजन की तरफ मूव करता है। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।